नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। तो एज यूजुअल इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बिहार करंट अफेयर सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर सीरीज में हम लोग जून के महीने में आ चुके हैं और जून के महीने का ये पार्ट 1 है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपको पता ही है जो हमारा बीपीएससी एग्जाम है वो दिसंबर में आने वाला है। तो सारे वीडियोस जल्दी जल्दी इसी महीने के अंदर में मैं नवंबर से पहले ही सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे तो इसे जरूर देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आप देख सकते हैं। इन इन टॉपिक्स को मेनली हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा न्यू रामसर साइट्स इन बिहार। तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कबरताल झील के बारे में जो इकलौता रामसर साइट था। ठीक है, लेकिन अब हमारे बिहार से दो ऐसे वेटलैंड आ चुके हैं जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड फॉर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन में आ चुके हैं, लिस्ट बना चुके हैं। तो सबसे पहले तो वेटलैंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो वेटलैंड वैसी जमीन होती है जो मैक्सिमम समय वो भीगा रहता है या फिर वहां पर पानी जमा रहता है, तो उस एरिया को मेनली वेटलैंड कहते हैं। और वो जो पानी है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिट्स भी हो सकता है, मरीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको वेटलैंड मेनली कहा जाता है। जैसे कि अगर हमारे गांव के आसपास में जो पोखर होते हैं तो उसके भी हम लोग वेटलैंड कह सकते हैं। एक लेक को हम लोग वेटलैंड कह सकते हैं, रिवर को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो वेटलैंड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड जो है पूरे इंडिया से कितने बन चुके हैं, तो वो एट प्रेजेंट जो मोस्ट करंट जो है वो है 82 बन चुके हैं। ठीक है, ये डेटा जो है ये चेंज होते रहता है। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 82 है। ठीक है, रामसर साइट जो दो रामसर वेटलैंड्स बिहार से चुने गए हैं वो है द नागी एंड द नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट। कबरताल जो झील था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, वो बेगूसराय से था। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी जो था वो जमुई डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, एंड ये जो बर्ड सेंचुरी है बेसिकली ये ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है। ठीक है, ये नेचुरल वेटलैंड्स नहीं है। जिस तरह से कबरताल जो था वो नेचुरली था। ठीक है, वो रिवर के मियांडरिंग से ऑक्सबो लेक बन चुका था, लेकिन ये जो है वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। ठीक है, और इसको बनाया गया था इरिगेशन पर्पस के लिए थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नकटी डैम। ठीक है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। एंड बोथ सेंचुरीज वर डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरी इन 1984 में ही इसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया था। एंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विंटरिंग हैबिटेट्स बन चुके थे फॉर द माइग्रेटरी स्पीसीज। जैसे मैंने बताया था सेंट्रल एशियन कंट्री से या साइबेरिया से बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो लोग आते हैं विंटर के समय में। ठीक है, तो ये जो था प्लेस यहाँ पर वो लोग रेस्ट कर सकते थे, एक दो महीना रहते थे, फिर वापस वो चले जाते थे जब भी फेवरेबल कंडीशन होता था, है ना। तो माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत सारे आते थे। एंड दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द रेड क्रेस्टेड पोकार्ड। तो ये एक तरह से एक बत्तख है, इसका मैं फोटो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। रेड क्रेस्टेड पोकार्ड जो है वो बहुत सारे बर्ड्स हैं वो आते थे, साथ ही साथ में बार हेडेड गीज। ठीक है, ये बत्तख की एक स्पीसीज है। एंड द कैचमेंट एरिया फीचर्स ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जो नगी नकटी बर्ड सेंचुरी है उसके आसपास जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस का मतलब है कि जब ड्राई सीजन आता है, ठीक है, तो वो पेड़ जो होता है अपना पत्ते को छोड़ देता है। पत्ते को क्यों छोड़ता है, तो ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, क्योंकि ड्राई सीजन है मतलब पानी नहीं हो रहा है। तो पेड़ जो है पत्ते को छोड़ देता है। पत्ता नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, अगर पत्ता रहेगा तो पत्ते से वाटर वेपर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो पानी की कमी हो जाएगी पेड़ में और अल्टीमेटली पेड़ मर जाएगा। तो पेड़ ना मरे इसीलिए पत्ता ही छोड़ देता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर से वापस पेड़ में पत्ते आ जाते हैं, तो जो पतझड़ वाला मौसम होता है। ठीक है, फिर फ्लोरा एंड फौना अगर उस एरिया का बताया जाए तो 150 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बहुत कुछ जो है वो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी के आसपास सबको मिल जाएगी। एंड दे होस्ट ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज द एंडेंजर्ड इंडियन एलिफेंट्स एंड वल्नरेबल नेटिव कैटफिश, जिसे मागुर मछली कहते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा वहां पर कैटफिश वगैरह भी वहां पर अवेलेबल है उस बर्ड सेंचुरी में। एंड अकॉर्डिंग टू द एशियाटिक वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाटिक वाटर बर्ड सेंसस 2023, नकटी बर्ड सेंचुरी रिपोर्टेड कितने बर्ड्स है, 7844 बर्ड्स जो है उस बर्ड सेंचुरी में। बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी नहीं है, फिर भी
है एंड द हाईएस्ट सर्वे है नकटी में है। एंड नागी बर्ड सेंचुरी में कितना है, तो 6938 बर्ड्स जो है वहां पर साइट किए गए हैं, ठीक है। एंड दीज साइट्स वर डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड्स। कब डिक्लेयर किए गए थे वेटलैंड इन दोनों को, तो वर्ल्ड वेट एनवायरनमेंट डे के दिन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो 5 जून, हर साल ही मनाते हैं 5 जून। और इसका जो थीम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, हर साल का जो थीम होता है वो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड, अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो पता चल गया 5 जून को होता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो उसका भी थीम आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सारे थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स में। और जिस बर्ड की मैं बात कर रहा था, रेड क्रेस्टेड पोकार्ड, ठीक है, is a large diving duck. ठीक है, its breeding habitat is lowland marshes and lakes in southern Europe and is extend to the steppes and the semi-desert area of Black Sea to the Central Asian Mongolia, wintering in the Indian subcontinent and Africa. ठीक है, तो जब यूरोप साइड में या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वो भाग आते हैं इंडिया के ठंडी के समय में, क्योंकि इंडिया की ठंडी जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि यूरोप वगैरह में तो बर्फ पड़ जाती है तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं। और इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, वो है लीस्ट कंसर्न, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी एंडेंजर्ड वाली स्थिति नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। एंड साइट्स के लिस्ट में ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया, अपेंडिक्स 1 में वही रखा जाता है जो जिसका खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए का एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है, बिहार कैन मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 3 ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये जो रिसर्च है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुआ था बाय द टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन, जिसमें बिहार जो है सस्टेनेबली किस तरह से डेवलप कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज बताए गए हैं। वो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज पता होना चाहिए आपको, मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं या लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, डेयरिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस का एमिशन होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि धान का जो खेत होता है उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो एमिशन होता है वो होता है मीथेन का एमिशन होता है, CH4, बहुत ज्यादा एमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, CFCs हो गया, फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब जो है बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। और राइस एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग से ये जो है मीथेन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस को किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, वही 3 ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बताती है। तो which seeks to develop a strategy to decrease the agricultural emission in Bihar। तो ये इसी के बारे में है। तो एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन नेशनली। सोच सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन जो है एग्रीकल्चर से कितना 20% रिलीज होता है, बाकी जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क डेली यूज में होता है वो 80% आ जाता है। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरा इंडिया ही लगभग एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो सोच सकते हैं बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग इसी को रिड्यूस कर देते हैं तो बहुत हेल्प होगा ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। एंड साथ ही साथ में बिहार में क्या है, माल न्यूट्रिशन की भी बहुत कमी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एग्रीकल्चर करना ही बंद कर दें। एग्रीकल्चर करेंगे तो जो गरीब लोग हैं और उस और गरीबी हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग एग्रीकल्चर तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बिहार को रिड्यूस एमिशन बाय 9.4 टू 11.2 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन ईच ईयर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय 3 जो टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला जो है अडॉप्टिंग ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग फॉर पैडी कल्टीवेशन। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी है यही, अडॉप्टिंग ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग फॉर पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। एक बार और वेट किया जाएगा, फिर ड्राई किया जाएगा, वेट ड्राई, ऐसे करके ये जो कल्टीवेशन नया टेक्नोलॉजी है। सेकेंड जो है एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर कैटल ब्रीडिंग, ठीक है। तो जो कैटल की ब्रीडिंग की जाती है, रिप्रोडक्शन वाला चीज है ये, एडवांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एंटी मिथाजोनिक फीड फीड सप्लीमेंट्स इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर,
ठीक है। तो ऐसे फीड हम लोग दें लाइफ स्टॉक को, गाय भैंस कैटल्स को, कि उनमें से जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो सके। तो वही चीज जो है एंटी मिथानोजेनिक फीड सप्लीमेंट जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर में दिया जाए। ठीक है, तो ये तीन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिससे बिहार जो है सालाना इतना टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये जो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक है ना, ये साउथ वेस्ट और बिहार की नॉर्थ वेस्ट जो जोन है, 4 एग्रीकल्चर जोन्स मेनली है। ठीक है, तो ये दोनों हिस्सा जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड वाला जो हिस्सा होता है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके लिए, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत बड़ा इंडिया का एग्रीकल्चर के फील्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, हैज डेवलप्ड एन एंटी मिथोजेनिक फीड सप्लीमेंट। उसका नाम क्या है? हरित धारा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हरित धारा क्या है, तो हरित धारा क्या है? एंटी मिथानोजेनिक फीड सप्लीमेंट है विच कैन cut down cattle methane emission by 70 to 20% and can also result in higher milk production। तो दोनों ही बेनिफिट है, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और जो हमारा मीथेन का एमिशन होता है बाय द कैटल्स, ठीक है, गाय भैंस से जो मीथेन का एमिशन होता है तो वो भी कम हो सकता है भाई 70 to 20%। तो इस तरह से हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में यही करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार। तो ये बहुत समय से ही, जब आज़ाद हुआ था इंडिया तभी से ये डिमांड होने लगा था बिहार जैसे स्टेट से कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए। अब क्योंकि इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन रिजल्ट में जो है नीतीश कुमार जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए अगर नीतीश कुमार जी सपोर्ट छोड़ देंगे तो रूलिंग गवर्नमेंट बहुत दिक्कत हो सकता है उसको। तो इसीलिए फिर से दोबारा से ही नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो बिहार को दिया जाए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से फायदा क्या होगा? दिस स्टेटस वाज लीड टू एन इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यूज दैट बिहार रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलता है एक तरह से, उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिल सकती है अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द की कंसर्न जो है बिहार की लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम जो है बहुत 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 कम है। अगर एक फिगर कंपैरिजन बताऊं तो जो गोवा की पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, बिहार से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, और अगर नेशनल एवरेज बताया जाए, नेशनल एवरेज से भी हम लोग जो है आधे का आधा हम लोग को बिहार का बेसिकली कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, तो बहुत पीछे है। कितना है बिहार का? लगभग 60,000 है। मतलब क्या है, एक एवरेज बिहारी जो है वो पूरे साल में, ठीक है, सिर्फ 60,000 ही कमा पाता है, एक एवरेज बताया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत कम है ये। ठीक है, बहुत सारे जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज उससे भी ये कम है। ठीक है, एडिशनली द स्टेट लैग्स बिहाइंड द नेशनल एवरेज इन वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी, जो एचडीआई इंडेक्स होता है उसमें भी बिहार जो है सब चीज में ही इन सब चीजों में पीछे है। ठीक है, एंड बिहार फिजिकल सिचुएशंस हैज बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये इसके कारण क्या क्या है, ये जो ऐसे फिजिकल सिचुएशन है, तो सबसे पहला तो जो 2000 में बाइफर्केशन हुआ स्टेट का, झारखंड अलग हो गया, तो जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो सारे चले गए झारखंड में। फिर एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिल सका साउथ बिहार को। फिर साथ ही साथ में जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो फ्लडिंग वाला सिचुएशन होता है नॉर्थ बिहार में, ये सब वन ऑफ द कारण है। ठीक है, और भी जो कारण हो सकता है, जो हमारा गवर्नमेंट ठीक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी सही नहीं है, गुंडा राज, जंगल राज जिसे कह सकते हैं, वो सब चीजें भी बहुत है। बिहार की भी पॉलिटिशियंस की भी गलती है, बिहार के लोगों की भी गलती है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ था रिसेंट में, उसमें कहा गया था कि कितने लोग जो है पॉवर्टी की लाइन के बिलो है ना। तो उसमें मैं बताया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में डिटेल में बताया हूँ। तो हर तीसरा इंसान जो है या तीसरा फैमिली जो बिहार का, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो सोच सकते हैं कितना स्थिति खराब है। तो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, ये नहीं है कि परमानेंटली मिले, कुछ समय के लिए मिले, जब बिहार की स्थिति सुधर जाए तो उसको हटा देना चाहिए। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। द बिहार गवर्नमेंट एस्टिमेटेड दैट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाने से एडिशनली क्या होगा, 2.5 लाख करोड़ रुपीज
जो है 5 साल में जो है बिहार स्पेंड कर सकता है अपने वेलफेयर फॉर द 94 लाख करोड़ पुअर फैमिलीज। ठीक है, तो 5 साल में हम लोग को कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो हमें बजट मिलता है उससे ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से। लेकिन सिर्फ पैसा मिलने से नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो मिलता है गवर्नमेंट से, वो सब कुछ पब्लिक तक आता ही नहीं है, वो बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। ठीक है, तो पैसा सब कुछ नहीं है। एंड बिहार, उत्तर प्रदेश जो है, ये सब स्टेट, झारखंड वगैरह, ये स्पेशल कैटेगरी की हमेशा से ही डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ये सब है, इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है, यूपी की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है, बिहार की जो स्थिति है वो भी अभी धीरे धीरे जो है अच्छी हो रही है ना। तो बिहार हैज ऑल्सो मैनेज टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम, राइज हो रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में भी बहुत बूस्ट अप मिल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिहार में भी सेटअप हो रहा है। तो बिहार की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो कितना राइज हुआ है पिछले सालों में देखा जाए तो 10.6% जो है राइज मिला, जबकि नेशनल एवरेज जो है 7.2 है। ठीक है, तो बाकी सब स्टेट से हम लोग बहुत ज्यादा में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसे हम लोग को और ज्यादा करना जरूरी है। ठीक है, एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में थोड़ा और जान लें, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इज ग्रांटेड टू सम स्टेट, ठीक है, बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। इसी कारण से ही जो है बिहार को है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या फिर जो हिली स्टेट्स हैं, हिली रीजन वाले स्टेट्स हैं, उनके पास ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए उन सब स्टेट को मिल जाता है आसानी से। और ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1969 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द फिफ्थ फिनेंस कमीशन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हम लोग को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सकता है, तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है बिहार का, है ना, ये कैटेगरी है ही नहीं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, चलिए ये मान लेते हैं नेपाल से है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ये भी है। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस, ये भी है बिहार में। लेकिन ये दोनों जो है फुलफिल नहीं होता है, इसी कारण से कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था, हैज डन अवे विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सिर्फ किसको मिलता है, तो जो मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिल स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर है, सिक्किम है, एंड साथ ही साथ में जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, उसी को मेनली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। तो recently, two alleged women smugglers were arrested over 26 kg of cannabis, ठीक है, नियर त्रिपुरा एंड मिजोरम इंटरस्टेट बाउंड्री। तो ये बेसिकली जो है बिहार से इनका रिलेशन था, इसीलिए न्यूज में था। तो बोथ वुमेन्स आर बुक्ड अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्ट है बहुत सीवियर भी है। ठीक है, तो अगर, तो इसीलिए इन दोनों वुमेन्स को अरेस्ट किया गया है। एंड एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 में क्या कहता है, प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर आपके पास होना भी नहीं चाहिए, पोजेस भी नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड कंज्यूमिंग एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये करना, अगर आप करते हैं, बाई चांस आप नहीं भी यूज करते, फिर भी आपके पास में और छापेमारी में मिल जाता है, तो भी आपके खिलाफ अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस एक टाइप का बन जाता है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहता है ये। लेकिन आपको पता है इंडिया में आराम से ड्रग्स जो है बहुत आराम से कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सब जगह में अवेलेबल है, फिर भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग refers to an illegal trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of illicit drugs। तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ये अलाउ है, इसके अलावा ये कोई भी ऐसा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे जो ड्रग्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे कोकीन, हीरोइन, मेटाम्फेटामाइन, सिंथेटिक्स ड्रग्स जो है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सेल अगर करते हैं, तो ऑब्वियसली
पकड़े जा सकते हैं। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेट्स विद इन अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक पूरा नेक्सस बना हुआ जिसमें आपको एक छोटे से छोटा आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सब कुछ, पुलिसमैन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेट, सब कुछ मिले होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल्स भी मिले होते हैं। तो इसको पकड़ पाना मुश्किल है। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है ना। और दो इम्पोर्टेंट, वेस्ट, हमारा जो इंडिया है वो फंसा हुआ है दो इम्पोर्टेंट ड्रग्स रीजन से, ठीक है। एक तो है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन जिसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। एंड साथ ही साथ में लाओस, कंबोडिया वाले रीजन में भी उसको, वहां पर भी उसको भी ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है, ड्रग ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है फंसा हुआ है, तो आसानी से जो है ड्रग्स इजीली मिल जाता है इन दोनों स्टेट में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पूरे इंडिया में आ जाता है, फिर इधर में जो पंजाब रीजन में ड्रग्स आता है फिर पूरे इंडिया में फैल जाता है, साउथ में भी नदी के थ्रू आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO में, कैनबिस इज अ जेनरिक टर्म विच इज यूज्ड टू डिनोट द several psychoactive substance फ्रॉम द प्लांट कैनबिस सटाइवा। तो जो ये कैनबिस होता है बेसिकली इस प्लांट से निकाला जाता है, उसका लीफ से मेनली इसको बनाया जाता है। कैनबिस सटाइवा उसका पेड़ का साइंटिफिक नेम है। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, कैनबिस इज बाय फॉर द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड, ट्रैफिक्ड एंड अब्यूज्ड इलिसिट ड्रग इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इसका खेती होती है, ट्रैफिक भी होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत कुछ होता है इससे, है ना। एंड मोस्ट स्पीसीज ऑफ कैनबिस आर डायशियस प्लांट होता है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इधर मेल एंड फीमेल, ठीक है। एंड अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट आर कॉल्ड हशीश, इससे अलग टाइप ऑफ ड्रग बनता है। अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट्स, ठीक है, जो फीमेल प्लांट्स पॉलिनेटेड नहीं है उससे बनाया जाता है हशीश। मेल वाले पार्ट से अलग बनता है ड्रग्स, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। एंड द मेजर साइकोएक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो कैनबिस में प्रेजेंट होता है वो क्या है, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडोनॉल, ठीक है। तो ये जो है केमिकल जो है प्रेजेंट होता है कैनबिस में जिससे ये नशा वगैरह होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नीट लीक कंट्रोवर्सी से। तो पता ही है नीट एग्जाम का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ था, तो उसी का कंट्रोवर्सी बिहार से भी रिलेटेड है। तो नीट क्या है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है बेसिकली मेडिकल एग्जाम्स के लिए होता है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के भी होता है और पीजीज के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है, ठीक है। लीडिंग टू द प्रोटेस्ट डिमांडिंग फॉर ए रीटेस्ट एंड अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोब, क्योंकि पेपर जो है लीक हुआ था, बहुत सारा गड़बड़ी मिला था कि एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों को फुल मार्क्स मिला था, है ना, लगभग 80 से भी ज्यादा बच्चों को फुल मार्क्स मिला, 720 आउट ऑफ 720, एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों को ऐसा मिला। तो ये सब के कारण, और बिहार में कहा गया है कि द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट डिस्क्लोज दैट नीट एस्पिरेंट पेड अप टू 30 lakhs फॉर लीड एग्जाम पेपर इन बिहार। 30 लाख रुपए में या उससे भी ज्यादा में पेपर खरीदा जा रहा था, ठीक है। तो इसी से ही ये न्यूज रिलेटेड है, ये बिहार में हुआ भी है। और ये सिर्फ नीट का ही नहीं, मेडिकल एग्जाम नहीं, हर एग्जाम्स में ही ऐसा होता है। जब मैं स्कूल में था तब, जब मैं नीट का एग्जाम दिया था 2014 में, तो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, वो बनारस साइड में लीक हुआ था। फिर 2015 में भी फिर लीक हुआ था, जब हरियाणा साइड में लीक हुआ था, ठीक है। फिर जब यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहा था फॉर पीएचडी एग्जाम्स के लिए, उसका भी पेपर लीक हुआ था। फिर बिहार के जो एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी, उसमें भी 2-3 बार पेपर लीक हुआ जब एग्जाम दिया। तो हर एग्जाम में ही जो है पेपर लीक होता है, और ये बहुत, जो ईमानदारी से स्टूडेंट तैयारी करते एग्जाम्स के लिए उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है। जिसके पास पैसा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को एग्जाम पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसमें जो है सब कोई इन्वॉल्व है, टीचर से लेकर ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, चपरासी हो, कोई भी हो, सभी इन्वॉल्व है पेपर लीक में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही करवा रहा है। सब कोई इन्वॉल्व है, जो एग्जाम सेंटर से लेकर सब कोई इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग सेवरल पिटिशंस रिलेटेड टू नीट, लेकिन इसका कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा, कि जो भी इन्वॉल्व है उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसा खिला के जज का मुंह भी बंद किया जा सकता है ना। तो इसीलिए कुछ भी नहीं निकला। 2-3 महीना खूब ये न्यूज में चला, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे वो आए फेम कमाने के लिए, लेकिन उनको भी पता था कुछ होने वाला तो नहीं है, बस वो अपना प्रमोशन कर रहे थे एक तरह से,
ठीक है। एंड दिस अनफोल्डिंग स्कैंडल हाईलाइट डीप रूटेड इश्यूज एंड इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी। कुछ नहीं होगा, फिर से एग्जाम होगा, फिर से रिलीज होगा। और ये पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा लीक के केसेस बन रहे हैं। ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा है, उसमें भी लीक हो जा रहा है ना। तो सोच सकते हैं क्या स्थिति है। तो पैसा है तो मतलब कुछ भी किया सकता है, ठीक है। तो पहले जो एग्जाम होता था, नीट नहीं होता था, वो होता था AIPMT कहा जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये MBBS और BDS एग्जाम्स के लिए होता था, ठीक है। फिर 2013 में ये नीट लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवा रहा था, एंड इज नाउ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये सारे एग्जाम, UGC का एग्जाम हो या कुछ भी हो, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाता है, और इसमें बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। सोचिए, बाबा आदम वाला युग का ये एक्ट से रजिस्टर्ड है, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं लाया गया है। इट इज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, to conduct entrance exam for admission fellowship in higher educational institutions। PhDs के लिए भी यही NTA ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो इसमें भी भरे पड़े हैं जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व है, कुछ लोग अच्छे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूज है, ये जून के महीने से था। पार्ट सेकंड जो आएगा वो भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आपके सजेशंस डाउट कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए, और जितना हो सके रिविजन कीजिए, आपके प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्स नजदीक आने वाला है। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।